ओके, सो हमने रिकैलिब्रेशन मीट 1.0 में हमने आपके मॉक टेस्ट रिलेटेड डिस्कशंस किए थे। आपसे हमने आपके मॉक के एनालिसिस मांगे थे और उसके बाद हमने काफ़ी फैक्टर्स लिस्ट किए थे जिससे हम आपके एनालिसिस को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और ज़्यादा ट्रैकिंग अच्छा कर सकता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन और अच्छा कर सकता है। तो इसी को हमको एडवांस तक कंटिन्यू करना है, इसी को हमको हर मॉक में हमें इसको आगे लेते चलना है। तो उसके लिए हम काइजन एकेडमिक्स का डिस्कशन करेंगे। हम आपके एकेडमिक पार्ट को और स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप खुद भी अपने एक्टिविटीज़ पर रिफ्लेक्ट करते रहे कंटिन्यूसली और हम भी आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते रहे। हम आपके लिए कुछ टारगेट सेट करें और आप उसे पूरे जोश के साथ आप उसको पूरा करते रहे और हम वैसे ही हमारे एकेडमिक पार्ट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। ठीक है, तो हम कुछ एलिमेंट्स पे डिस्कस कर रहे होंगे। हमने कुछ एलिमेंट्स लिस्ट आउट किए हैं, हम उस एलिमेंट्स पे डिस्कशन करके उसी को हम उस पर हम एक टाइम फ्रेम लगाकर हम उसको अच्छे से ट्रैक करेंगे। ओके, क्लियर है? जी जी यस ठीक है, Yes. ओके, चलता है तो गुरांश आगे बढ़ता है। हाँ जी जी बिल्कुल। सो हमारे पास जितने भी काइजन के एकेडमिक पार्ट में चीज़ें ट्रैक हो रही होंगी उसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 एलिमेंट बाय एलिमेंट डिस्कस करते जाएंगे। एंड जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था ना कि थोड़ा कॉपी पेन लेकर के साथ में पेपर पेन लेकर के बैठ जाया कीजिए एंड अपने हिसाब से अपने लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट डाउन करने की आदत अपनी शुरू कर रखनी है अभी से, ठीक है। अभी फिर करें डिस्कशन स्टार्ट डायरेक्टली। जी ठीक है जी ओके। तो हमारे जो 4 एलिमेंट्स हैं उनमें से जो पहला एलिमेंट हम शुरू से ट्रैक रख रहे होंगे दैट विल बी जेई एडवांस्ड के पीवाईक्यूज। अभी जैसे जेई मेंस तक जब हमने तैयारी करी होती है तो हमने एक आदत लगवाई होती है, खुद की भी वो चीज़ की होती है कि जेई मेंस की जो तैयारी होती है वो हम पीवाईक्यूज ओरिएंटेड ज़्यादा रख लेते हैं कि और उनके पीवाईक्यूज भी इतने सारे हैं कि हम अगर सिर्फ पीवाईक्यूज भी ज़्यादा सॉल्व करते रहते हैं तो वो अच्छी तैयारी एक हो जाती है, हमारा बार बार रिविजन अच्छा हो जाता है, हमारी चीज़ें सेट हो जाती हैं, हम अलाइंड ज़्यादा हो जाते हैं। तो इतना हमें आइडिया होता है कि पीवाईक्यूज एक अच्छा तरीका रहता है अपनी तैयारी को ट्रैक करने का, अपनी प्रिपरेशन को चेक करने का कि मेरी डायरेक्शन सही है या नहीं है ना। बट इसमें एडवांस्ड की क्योंकि पीवाईक्यूज की बात हो रही है तो उसमें एक पॉइंट ये रहता है कि अपने पास उतने एडवांस्ड के पीवाईक्यूज नहीं है ना, कि जैसे मेंस के तो ऐसे एक सेशन के अपने पास 10-10 12-12 होते हैं, एडवांस्ड के उतने नहीं है, एक साल का एक ही है। सो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए कि हम उसको यूज भी कर पाए अपनी प्रिपरेशन चेक करने के लिए कि डायरेक्शन सही है या नहीं, और हम उसको एज अ प्रैक्टिस भी सॉल्व कर पाए। तो उस पर अच्छे से बात कर लेते हैं पहले। अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कितने साल के पीवाईक्यूज आपके हिसाब से लगाना सही है या जरूरी होना चाहिए? एक बार चैट में कंफर्म कर दो तो क्या थॉट है। एक जो रह रहा है, एक जो कॉमन रिस्पॉन्स रह रहा है वो रह रहा है कि 47 ईयर्स के, एक रह रहा है कि 2006 से, एक हो रहा है कि लास्ट के 10 ईयर्स से। आई थिंक यही 3 मेजर चीजों में हम डिवाइडेड रहते हैं, है ना। तो मैक्सिमम अगर आपको अपने पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं तो मैक्सिमम आप अपनी जो लिमिट है वो लगा रहे होंगे कि आप 2006 से सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसके पहले के जो पेपर है वो इररेलेवेंट है या वो सब्जेक्टिव पेपर है तो वो अच्छे से नहीं सिखा पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर पॉइंट ये है ना, जरूरी क्यों है 2006 के आगे वाले, क्योंकि 2006 के आगे वाले पेपर्स का अपने पास सोल्यूशन एडवांस्ड वालों की तरफ से ही है ना, उनकी वेबसाइट पर 2006 के बाद से सॉल्यूशंस अपलोडेड है, तो एक वेरीफाइड स्पेस से हमारे पास उसके सॉल्यूशंस या आंसर की कह लो वो अपने पास है। तो मैक्सिमम जो आप सॉल्व कर रहे होंगे दैट विल बी फ्रॉम 2006 टू 2024। अब इसमें भी जो हमें सॉल्व करने हैं लास्ट के 3 साल के जो होंगे वो एकदम नॉन नेगोशिएबल वाली कैटेगरी में जाएंगे कि ये तो करने ही है ना, लास्ट के 3 साल के तो करेंगे 2022, 23, 24 वाले, और ये वाले हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही कर लिया तो फिर लास्ट तक जो हमारी तैयारी होगी उसको चेक कैसे करेंगे। तो ये लास्ट के जो 3 पेपर हैं हमारे, ये हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन जेई एडवांस्ड के जो एकदम लास्ट के 10 दिन रह जाएंगे, लास्ट के 1-2 वीक्स रह जाएंगे, तब अच्छे से इन पर थॉट देकर के अच्छे से अपनी तैयारी को चेक करेंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करेंगे। अभी हम थोड़ा सीखने वाले जोन में है ना, चीजों से सीख रहे होंगे, चीजों से गलतियां करके और उन्हें इम्प्रूव कर रहे होंगे।
तो लास्ट के जो 3 साल है उन्हें हम नॉन नेगोशिएबल्स वाली कैटेगरी में डालते हैं और वो पेपर हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे। अब पेपर सॉल्व करने के अपने पास होते हैं 2 तरीके, ठीक है? या तो हम उनको एज अ प्रॉपर मॉक वाले तरीके से जाएं, जैसे जेईई एडवांस्ड का एक पेपर होता है कि पेपर 1 बीच में थोड़ा ब्रेक फिर पेपर 2। एक तरीका ये हो गया मॉक वाइज, और दूसरा तरीका हमारा हो गया रेगुलर सॉल्विंग कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये तो सबको क्लैरिटी है कि हम जेईई एडवांस में ऐसे 100% सिलेबस के साथ नहीं जा रहे होते हैं ना, तो जो अपना ऐसे सिलेबस वाला जो पोर्शन होता है उसमें हम स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं कुछ चीजों को एकदम कुछ ऐसा पार्ट हमारा होता है जिसको हम एकदम स्ट्रेंथ के साथ जा रहे होते हैं। मेजॉरिटी जो हमारा माइंडसेट होता है वो रहता है कि एक प्राइम सब्जेक्ट होता है हमारा एंड उस प्राइम सब्जेक्ट में भी हमारे काफी टॉपिक्स होते हैं जो ऐसे स्ट्रॉन्ग या थोड़े मीडियम वाले होते हैं, और बाकी 2 सब्जेक्ट्स में भी ऐसा होता है, ठीक है? एक तो ये रखनी है कि क्लैरिटी के साथ चीजों को डील करना है, ऐसे बहुत सारी चीजें करने के चक्कर में नहीं जाना है, उसमें बहुत ज्यादा उलझेंगे। तो जब हम टॉपिक्स स्पेसिफाई कर रहे होते हैं तो उसमें ऐसा होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑप्टिक्स वाला सेक्शन छोड़ रही हूँ, तो ऑप्टिक्स वाले पीवाईक्यूज करके भी मैं सिर्फ पीवाईक्यूज करके भी कुछ नहीं सीख रही होंगी। हालांकि मेंस वाले में हम ये स्ट्रेटेजाइज कर लेते हैं ना कि अगर कोई टॉपिक तुम कंप्लीटली भी छोड़ रहे हो तो उसका थोड़ा ऐसे मेन वाला जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होता है उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, उतने में ही समझ आ जाता है। बट एडवांस में हम ऐसे नहीं कर रहे होंगे। मैं जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, मैं जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, मैं जो सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, अगर मैं कोऑर्डिनेट स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ तो मैं कोऑर्डिनेट के वो सवाल लगाऊंगी। तो हमारे पास 2 तरीके हो गए ना पीवाईक्यूज लगाने के। फिर एक तो पूरा पेपर का सेट कि मैं इस संडे बैठ करके 2012 का पेपर लगा रही हूँ, और दूसरा हो गया कि जब हम अपने टॉपिक्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं तब हम उस सेक्शन के पीवाईक्यूज सॉल्व कर लें चैप्टर वाइज, है ना? ये 2 तरीके क्लियर है अभी? जी। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा मॉक वाइज देना है और कौन सा रेगुलर सॉल्विंग में देना है, ठीक है? वो डिसाइड करने का तरीका क्या है कि हम पहले से ही सेपरेट आउट कर लें कुछ साल के पेपर्स को कि इन्हें मैं एज अ मॉक ही देने वाला हूँ, और ये पेपर ऑब्वियसली उन 3 साल के अलावा हम बात कर रहे हैं, नॉन नेगोशिएबल्स के अलावा की हम बात कर रहे हैं। और बेटर ये होगा कि हम पहले लास्ट के 10 साल के हिसाब से उठाएं, या तो आप ऐसे उठा लीजिए कि हाँ इवन वाले उठा रहे हैं कि मैं 14, 16, 18, 19, 20 ये 5 पेपर सॉल्व करने वाला हूँ एज अ मॉक, तो इसके अलावा बाकी जो भी हैं उन्हें मैं चैप्टर वाइज या रेगुलर सॉल्विंग में कर रहा हूँ। एक ये तरीका हो गया। रैंडम कोई भी साल आप उठा सकते हो, ऐसे उठा लिया कि ओके 13, 15, 17, 19, 20 मैं ये 5 पेपर जो है ये एज अ मॉक देने वाला हूँ, और इसके अलावा जो भी पेपर्स हैं मैं उन्हें अपनी रेगुलर सॉल्विंग में चैप्टर वाइज करते हुए टॉपिक स्ट्रेंथन करते हुए कर सकता हूँ। तो सबसे पहले काम जो है वो आप ये कोई भी साल उठा करके अलग रख लीजिए कि मैं मॉक वाइज देने वाला हूँ। ऐसे मॉक वाइज और जो रेगुलर सॉल्विंग भी कर रहे हैं, क्योंकि वो टाइम बाउंड ही है, हमारा पर्पस दोनों का क्लियर ये होना चाहिए कि मॉक वाइज क्यों देना है, मॉक वाइज देने का रीजन क्या है कि हम अपने सिर्फ पीसीएम को नहीं चेक कर रहे हैं, हम उसमें बाकी सारे हमारे जो की पैरामीटर्स हैं वो सब चेक कर रहे हैं। हम कंपोजर देख रहे हैं, हम अपना सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं, हम तरीका देख रहे हैं, हम टाइम को मैनेज करने की चीजें देख रहे हैं। तो मॉक देने का पर्पस वो सब चीजें चेक करना है। तो फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसमें 2019 का पेपर दें या 2018 का पेपर दें, हर पेपर का अपने अपने तरीके से चेक कर रहा होता है। तो पेपर सेपरेट आउट कर लेने हैं कि ये पेपर मैं एज अ मॉक देने वाला हूँ, और बाकी मेरे पेपर जो होने वाले हैं वो मेरे रेगुलर सॉल्विंग वाले होने वाले हैं। तो जो पीवाईक्यूज हैं वो आप सॉल्विंग के टाइम पर नहीं देंगे। ये पार्ट डन है, सिंपल। और फिर जो आपका रेगुलर सॉल्विंग वाला पार्ट है, देखो जो ये पीवाईक्यूज वाला पार्ट है इसको एज अ क्योंकि हम मॉक ही काउंट कर रहे हैं तो इनका एनालिसिस एज अ मॉक होगा, ठीक है? उसको हम मॉक एनालिसिस वाले पार्ट में काउंट करेंगे। और जो चैप्टर वाइज वाला एनालिसिस है वो आप अपने एंड पर रिकॉर्ड कर रहे होंगे, आप अपने एंड पर रिपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है? हालांकि ये सब हम एक ही जगह पर ट्रैक करेंगे, एक ही जगह पर उनका एनालिसिस करेंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं होगा, बट स्टिल वो वाला पार्ट आपका खुद का होगा जिसमें कि आप खुद से डेडलाइन सेट कर रहे होंगे चीजों की, लेकिन एज अ मॉक वाले की डेडलाइन हम अपनी तरफ से भी सेट कर दे रहे हैं ताकि आपको पुश थोड़ा मिलता रहे, ठीक है? ये पार्ट क्लियर है अभी तक? जी। यस। ठीक है। अब अगर हम एज अ मॉक वाले में और नीचे जाते हैं और डिस्टिंक्शन में जाते हैं, डेडलाइन सेट करते हैं, तो मॉक वाले टाइप में हमारे पास 2 कैटेगरीज होंगी। कैटेगरी ए में क्या क्या आएगा कि नॉन नेगोशिएबल्स के अलावा, नॉन नेगोशिएबल के अलावा मतलब 2022, 23, 24 के पेपर्स के अलावा आप 10 साल के पेपर्स को एज अ मॉक दे रहे होंगे, और ये कोचिंग वाले के अलावा बात हो रही है चीजें,
ठीक है, तो वो अगर हम मोटा मोटा मैथ लगाएं अभी तक से लेकर के जेई एडवांस के तक का, दैट विल बी लाइक कि हर 5 दिन पे आप एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हर 5 दिन पे एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं, या फिर वो अपने हिसाब से आप टाइम सेट कर सकते हैं कि एक वीक में मैं दो सॉल्व, एक वीक में एक सॉल्व कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक में मैं 2 सॉल्व कर रहा हूँ, वो आप अपनी शेड्यूल के हिसाब से कर सकते हैं। ये हो गई कैटेगरी ए। ठीक है, कैटेगरी बी में क्या आ रहा है कि आप 5 पेपर लिस्ट आउट कर ले रहे हैं कि मैं ये 5 पेपर को मॉक एज अ मॉक देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, तो नॉन नेगोशिएबल्स के अलावा आपके पास 5 मॉक हो गए। दैट मीन्स कि आप हर 10 दिन में एक मॉक दे रहे होंगे। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि आप खुद को अपनी तैयारी के हिसाब से खुद से पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि क्या मैं कैटेगरी ए के साथ चलने वाला हूं या क्या मैं कैटेगरी बी के साथ चलने वाली हूं। वेरी क्लियरली, जिनकी तैयारी ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पर है, आप खुद को देखते हैं कि हाँ मैंने अच्छे से तैयारी की है, अभी तक मेरे उतने वीक टॉपिक्स नहीं है, मुझे चीज़ों पे काम करने पर ऐसा नहीं है कि मेरी ज़्यादा एकेडमिक चीज़ें ज़्यादा हैं, तो वो ऑब्वियसली खुद को पुश करेंगे। और ये मिनिमम हमने सेट किया है ना, मैक्सिमम तो हम जितना ज़्यादा दे सकते हैं, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि देते ही जाना है। मेन पॉइंट तो वही है ना कि पेपर दे के हम एनालिसिस करें। पेपर दे करके डन कर दिया, दैट डज नॉट मीन कि आपने चीज़ें सीख ली। सीखने के लिए एनालिसिस करना पड़ेगा ना। तो आप पहले से ही खुद के साथ स्ट्रिक्ट होकर के अपने लेवल पे देखें, बैठ करके रिफ्लेक्ट करें कि क्या मैं कैटेगरी ए के साथ जाना चाह रहा हूँ या मैं कैटेगरी बी के साथ जाना चाह रहा हूँ। और क्योंकि ये कोचिंग के अलावा है, या जो भी आप कोचिंग या टेस्ट सीरीज जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसके अलावा है, तो वो हर इंसान का अलग अलग होगा और हर इंसान को खुद से बैठ के सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली क्लैरिटी कैटेगरी ए या कैटेगरी बी। दूसरी चीज कि इसके अलावा आप एडिशनल सॉल्व कर सकते हैं, और जो बाकी पेपर आपके इनके अलावा बच जाएंगे मैक्सिमम, क्योंकि 2006 तक जा रहे हैं मैक्सिमम, तो दैट इज लाइक 18-19 पेपर हैं अपने पास। तो उसके अलावा जो भी पेपर है आप उनको अपने सॉल्विंग में इंक्लूड कर रहे होंगे। ठीक है, पलक दी, रिया, और कोई पॉइंट रह गया पीवाईक्यूज वाले पार्ट में? नहीं, प्रॉपर पेपर दे रहे होंगे ना, मॉक तो हमारा प्रॉपर जेई एडवांस्ड पैटर्न मॉक होगा। आगे आगे जैसे जैसे हम जा रहे हैं ना, हमें ये भी एनालाइज करना है कि हम पेपर 1 और पेपर 2 के बीच वाले गैप में क्या कर रहे होंगे। उस चीज के लिए भी खुद को ट्रेन करना है हमें। वो अचानक से जाकर के जेई एडवांस के एक दिन पहले नहीं डिसाइड होता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, ओके, इसमें पॉइंट्स डन है। एक किसी ने पूछा है कि व्हाट इफ उन्होंने जो नॉन नेगोशिएबल्स वाले हैं उसको व्यू या सॉल्व करके रखा है पहले से, तो आप इसमें कर सकते हैं कि आप एग्जाम से पास आने तक अवॉइड कीजिए इन ये वाले मॉक्स को, इसके क्वेश्चंस को आप देखिए कि आप स्पेसिफिकली 22, 23, 24 के क्वेश्चंस नहीं देख रहे हैं, और फिर एग्जाम से पास आकर आप इसे एज अ मॉक दीजिए। ऐसे नहीं है कि आपको क्वेश्चन सारे रट गए हैं, तो इट विल ऑलवेज मेक अ डिफरेंस कि आप रिसेंट वाले देना ही है पास आकर, वो नॉन नेगोशिएबल है। तो आपने देखा हो चाहे ना देखा हो, आप सिर्फ इतना प्रिकॉशन ले सकते हैं कि आप पेपर से पास आने तक अब से लेकर उन 10 दिन तक आप अवॉइड कर सकते हैं कि आप इन पेपर्स को ना देखिए। ठीक है, और एक और चीज ये भी हो सकती है ना कि लास्ट 3 के अलावा लास्ट 3 ईयर वाले तो चलो देखे होते हैं आपने, जो पेपर जैसे सेट किए ना आपने उसमें कि हाँ ये मॉक देने वाला हूँ, हो सकता है कि आपने वो क्वेश्चंस भी देखे हों, क्योंकि जैसे जैसे हम तैयारी कर रहे होते हैं तो काफी बार क्लासेस में ही इंक्लूड हो जाते हैं जेई एडवांस्ड के पीवाईक्यूज, तो वो चीज भी हो सकती है कि आपने वो कुछ क्वेश्चंस पहले से ही देखे हों। तो जब आप स्कोर कैलकुलेट करते हैं ना, तो आपको खुद से समझदारी के साथ, खुद के साथ ईमानदार होकर के वो अपने स्कोर में से खुद से माइनस करना होता है। नहीं तो आप तो ऐसे जाने पहचाने क्वेश्चंस के साथ प्लस 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 करते जाओगे और फिर एकदम प्रॉपर कि हाँ जी आ रहे हैं हमारे 250 नंबर। ठीक है, तो एकदम ट्रू रहना है अपनी रिफ्लेक्शन के साथ। और वैसे भी किसी को ऐसे दिखाने से कि मेरे 360 में से, मेरे 300 में से इतने नंबर है, उस चीज का कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपका खुद का, आपको तो अपनी ईमानदारी का पता है ना, आप किसी और को जितना मर्जी दिखा लीजिएगा, आपको अपनी चीजों का पता होता है कि हाँ कितनी सच्चाई है, कितनी मक्कारी है। और इसमें एक और पॉइंट था कि ये चीज तो एनालिसिस के टाइम पे हम अपने मार्क्स माइनस कर रहे होंगे, बट जब मॉक दे रहे होगे और वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, तो आपके पास एक प्री डिफाइंड माइंडसेट होता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, तब उस जोन में जाके उसको सॉल्व कर रहे हो। बल्कि आपका मेजर ये रहना चाहिए कि आप जब
पेपर कर रहे हो, आपको ये सोचना है कि मैंने चाहे देखा हुआ है क्वेश्चन नहीं, बट आज जब मैं कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए नया क्वेश्चन है, तो मैं जैसे एज अ न्यू क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ वैसे ही मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर सॉल्विंग करते टाइम अगर आपका ऐसा है कि आपको वो अप्रोच याद आ रही है, तब वो वाली चीज जाएगी कि ठीक है उसको यूज करते हुए जाना है, बट सॉल्विंग के टाइम में माइंड में यही रखना है कि ये नया क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम वाले दिन क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, एग्जाम वाले दिन नए ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, यस यस यस, सही है, ठीक है, आगे नेक्स्ट कीजिएगा। हाँ जी, तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट था जेईई एडवांस पीवाईक्यूज, जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मॉक टेस्ट्स की, ठीक है। तो हमारा सेकंड एलिमेंट है मॉक टेस्ट। इसमें सबसे पहले तो हम समराइज कर रहे हैं कि पीवाईक्यूज मॉक्स हो, आप चाहे कैटेगरी आपने ए पिक किया है या तो चाहे आपने कैटेगरी बी पिक किया है, आप कोई भी कैटेगरी से हो, पर मिनिमम आपका 3 आवर होम बेस्ड मॉक टेस्ट पर वीक होना चाहिए। मतलब एक वीक में आप 3 आवर का एक मॉक टेस्ट तो दे ही रहे फॉर श्योर। और इसमें होम बेस्ड में हमारे पास इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि सबसे पहले तो आपका पीवाईक्यू सॉल्व हो जा रहा है जेईई एडवांस के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जेईई एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं तो उसका पैटर्न, वो कैसे अभी तक किस तरह से सवाल पूछा है और उसमें बैठकर आपको 3 घंटा क्या एक्सपीरियंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेईई एडवांस पीवाईक्यूज आपके होम बेस्ड मॉक टेस्ट से कवर हो रहा है। और सेकंड पॉइंट ये आ रहा है कि आप अपने कंडीशंस को थोड़ा ऑल्टर कर सकते हैं। जैसे कभी कभी आप अपने लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइम्स रख सकते हैं कि आप कम टाइम में सॉल्व कर रहे हैं, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। कभी आप इन्वायरमेंट थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, कभी आप थोड़ी नॉइज वाली जगह पे जा रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि आपका अगर एग्जाम कंडीशन वैसा है तो क्या आप उसके लिए रेडी है कि नहीं। तो होम बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप उसमें अपने अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। आप पेपर सॉल्विंग की स्ट्रैटेजीज भी चेंज कर सकते हैं, स्लीप पैटर्न्स, ईटिंग पैटर्न्स, जो भी है आप सारी चीज़ों को ऑल्टर कर सकते हैं आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जो आपको एग्जाम डे पे बेस्ट सूटेबल होगा वो, ठीक है। तो उसके लिए होम बेस्ड मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और इसमें हम मिनिमम हमारा क्राइटेरिया रख रहे हैं कि मिनिमम 3 आवर्स तो पर वीक में होना ही चाहिए आपका मॉक टेस्ट। अपार्ट फ्रॉम द होम बेस्ड मॉक टेस्ट आपका आ रहा है जेईई की कोचिंग मॉक टेस्ट, या तो जैसे कोई बोल रहा था चैट में कि टेस्ट सीरीज, ये अलग से है। आपकी टेस्ट सीरीज या आपकी कोचिंग की मॉक टेस्ट सेपरेटली चल रही होगी। कोचिंग मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि डिस्कशंस, उसमें जो टेस्ट के बाद जो डिस्कशंस होते हैं उस डिस्कशंस का आप पार्ट होंगे, तभी आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने मिलेगी, नए पैटर्न सीखने मिलेंगे, नए सॉल्विंग के मेथड सीखने मिलेंगे। आपको आपकी गलतियां रियलाइज होगी कि आप किस तरीके से शायद आप एक क्वेश्चन को बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते थे, और ये आपको आपकी कोचिंग मॉक टेस्ट में बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको आपके कंपटीशन का अवेयरनेस होगा। अगर आप कोचिंग में मॉक टेस्ट दे रहे हैं या तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें रैंक जनरली देते हैं, तो वो रैंक आपको एक रफली कुछ पोजीशन बताता है। ऐसे नहीं है कि वो मॉक टेस्ट में आपकी जो पोजीशन है वो आपकी रियल पोजीशन है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। बट आपको मोटा मोटा एक आइडिया पड़ता है कि आप कंपटीशन में कहाँ लाई कर रहे हैं। मान लीजिए आप सिर्फ होम बेस्ड मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप एक पैटर्न में चल रहे हैं, बट आप लाइक ब्रॉड व्यू में नहीं है। ब्रॉड व्यू देता है कोचिंग मॉक टेस्ट जो है, वो आपको एक ब्रॉड व्यू देता है कि आप जिन बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं या जिनके साथ नहीं भी पढ़ रहे हैं उनके साथ आप एक रफ कंपटीशन कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये दोनों ही मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ही इंक्लूडेड होने चाहिए आपके शेड्यूल में। तो उसी के अकॉर्डिंग आप कैटेगरी ए या कैटेगरी बी पिक कीजिएगा। आप एडवांस पीवाईक्यू भी कवर करने हैं और हमें मॉक टेस्ट में हमारा सेकंड पार्ट आ रहा है कि आपको जेईई की मॉक टेस्ट भी देनी है। और हमने ये जो शेड्यूल बनाया है इसको हमने ये कंसिडरेशन में लेकर बनाया है कि आप सारे मॉक्स को इन डेप्थ एनालाइज कर रहे हैं। आपका मॉक कंप्लीट तभी माना जाता है जब आप मॉक का एनालिसिस कंप्लीट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस में आपने मिस्टेक्स किया है, वो मिस्टेक्स किस तरीके की है, उसको कैटेगराइज कर रहे हैं। सारी चीज़ें जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस की थी, वो जब आप 100% कंप्लीट कर रहे हैं तभी ही आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट माना जाता है। ओके, तो समझ आ रहा है? रिएक्ट कर दो। ओके, तो हाँ, तो आप कैटेगरी आराम से एनालाइज करके यहाँ फास्ट अपने चैट पे मत लिखिए कि आप कौन सी कैटेगरी ले रहे हैं। आप उसका बैठकर एक एनालिसिस कीजिए और फिर आप उसको पिक कीजिए। फिर हमें शेड्यूल करना है अपने मॉक्स, और इन मॉक्स का इन डेप्थ एनालिसिस भी करना है। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। गुरान, श्रिया, कुछ मिस हो रहा था इसमें?
इसमें एक पार्ट ये था ना कि जो हम वो डिस्कस कर रहे थे कि 3 आवर आपको होम बेस्ड टेस्ट देना है, वो अलग से बोलने का पॉइंट ये है ना कि आप में से जो लोग जैसे कैटेगरी बी के साथ जा रहे होंगे, है ना, उनमें क्या था कि 10 दिन में एक पेपर देना है, राइट? तो टेक्निकली 5 पेपर देने हुए, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि बैठ करके प्रोक्रास्टिनेट करेंगे कि 5 ही पेपर है, दैट मीन्स कि जेईई मेंस 2 के बाद भी इन केस में स्टार्ट करता हूँ तो मैं 5 पेपर तो दे ही सकता हूँ ना, 5 दिन ही तो बैठ करके करना है। वो पॉइंट है ही नहीं। आप उससे कभी भी, आप अगर शॉर्टकट्स की तरफ जा रहे हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो वो चीज एक सेट कर देना कि आपको हर वीक में एक तो एटलीस्ट 3 घंटे का स्लॉट निकालना पड़ेगा। का मतलब ये है कि आप इसी वीक से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपने मॉक्स को ऐसे शेड्यूल कर रहे होंगे कि आप बीच में 3 घंटे का स्लॉट निकाल पाए। जैसे 10 दिन का गैप है तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं आज एक दे रही हूँ तो आप नेक्स्ट जो मॉक है वो 10 दिन तो चलो है, बट 15-17 दिन बाद दे रहे हैं। उस चीज से कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो पाएगी। आपने आज कुछ सीखा, आप अब उसके बीच में 15 दिन का गैप ले आ रहे हैं तो नेक्स्ट चीज में आप सीखने में तो फिर से वापस t = 0 पर आ गए। वो बार बार चीजें रिविजिट करनी पड़ती है ना, तो वो एक वीकली फ्रीक्वेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 3 आवर्स मिनिमम पर वीक का मतलब वो है। ठीक है, जी जी जी, ओके, क्लैरिटी है। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, वो है बुक या मॉड्यूल। ओके, तो इसमें ना हम पहले सिंगुलैरिटी की बात करेंगे। सिंगुलैरिटी एज इन कि आपको वन बुक या वन मॉड्यूल आपको कंप्लीटली उसको रेफर करना है आपकी प्रेप के लिए। जैसे आप आधी आधी चीजें करके छोड़ रहे हैं या एक ही सेक्शन आप मल्टीपल बुक से सॉल्व कर रहे हैं, वो बेनिफिशियल नहीं होगा। आपको एक ही बुक से स्टिक रहना और आपको उसी के अराउंड की चीजें आपको सॉल्व करनी है। और यही हमारा टेस्ट में भी फॉलो हो रहा है। हम सिंगुलैरिटी रख रहे हैं हमारे टेस्ट में, एज इन कि हम सिर्फ जेईई एडवांस पीवाईक्यूज को हम उसी अराउंड रह रहे हैं और हमारे पैटर्न्स जो कोचिंग का है ये इसमें हम सिंगुलैरिटी फॉलो कर रहे हैं। तो ये सेम चीजें हम वन बुक वन मॉड्यूल में भी फॉलो कर रहे हैं। दिस वन बुक वन मॉड्यूल एलिमेंट इज अबाउट द मटेरियल दैट यू आर ऑलरेडी सॉल्विंग। ये कोई नया मटेरियल नहीं है, ये वो मटेरियल है जो आप अब तक रेफर करते आ रहे हैं या जो आप आगे भी कोई भी चैप्टर के लिए आप वो एक सिंगल मटेरियल रेफर करना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले आपका डेफिनेशन क्या है 100%? अगर आप कोई चैप्टर का 100% आपका एडवांस लेवल प्रेप हो गया है तो आप इसको कैसे मानते हैं? क्या आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड है? चैट में बताइएगा। क्या आप जब पूरे एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्या आप तभी मानेंगे कि आपका एडवांस लेवल प्रेप हो गया है उस चैप्टर का? ओके, यस, तो इसमें हमको मोस्टली आंसर नहीं मिल रहा है कि आपका 100% जब आपका 100% एडवांस लेवल प्रेप हम एंड टू एंड सॉल्विंग को नहीं मानते हैं। हम इसको मानते हैं कि हम उसको पिक करना होता है। हमको क्वेश्चन पिक करने का तरीका होता है, हम उस क्वेश्चन पिक करने से ही चलते हैं। ठीक है, ओके, तो एक सेकेंड, सॉरी, हाँ जी, हाँ, तो हमें कोई भी मटेरियल को एंड टू एंड सॉल्व करने को ही हम 100% प्रेप नहीं कहते हैं। हम क्वेश्चंस पिक करते हैं, हम उसे एक पैटर्न से रख सकते हैं, या तो हम उसको ऑल्टरनेटिंग रख सकते हैं, या तो हम स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस। इसमें हमें एक ध्यान देना है कि हम सारे डिफिकल्टीज को टच कर रहे हैं। हम इजी को टच कर रहे हैं, मीडियम को टच कर रहे हैं, हम डिफिकल्ट को भी टच कर रहे हैं। हम सारे डिफिकल्टी लेवल्स में से हम क्वेश्चंस पिक करके हम एक सेट रख रहे हैं, जो सेट को हम सॉल्व कर रहे हैं, और उसको हम बोलेंगे कि इस सॉल्विंग के बाद हम कह सकते हैं कि हमारा ये सेक्शन डन है। ओके, और इसके बाद हमारे पास प्रूफ क्या है कि हमने कर दिया है? तो हम मेनली एडवांस पीवाईक्यूज, अगर हमारे एडवांस के पीवाईक्यूज बन रहे हैं तो इट इज लाइक अ प्रूफ कि आप जो प्रेप पे चल रहे हैं वो प्रेप सही चल रही है, और आप मान सकते हैं कि आपका वो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है। तो अब इसमें हम कुछ डेडलाइंस अपने साइड से रख दे रहे हैं कि आपके लिए कुछ डेडलाइंस रख रहे हैं, जिसमें आप जो बुक या जो मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं उसको आप किस तरह से डेडलाइंस रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम रख रहे हैं कि जेईई मेन सेकेंड अटेम्प्ट के बाद एज इन 10th अप्रैल तक आपका 50% कंप्लीशन हो जाना चाहिए। दिस मीन्स कि आपने जो सेट चूज किया है या जिस तरह से आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको 50% सवाल उसके डन हो जाने चाहिए 10th अप्रैल तक।
और फिर हम चल रहे हैं इवेंचुअली 75% पे कि 75% ऑफ क्वेश्चन शुड बी डन बाय 30 अप्रैल। अगर आपका 1/3 ऑफ द होल पार्ट हो जा रहा है तो उसको आप एक चैप्टर को डन मान सकते हैं। ये आपके सेट से नहीं है, ये ओवरऑल से है कि ओवरऑल में अगर आप 1/3 पार्ट ऑफ द मॉड्यूल और द बुक कर दे रहे हैं तब आप इसको उस चैप्टर को या उस कॉन्सेप्ट को आप डन कर सकते हैं। क्लैरिटी है? ये आपके लिए बहुत स्ट्रिक्ट डेडलाइंस आप सेट कीजिए कि 10th अप्रैल और 13th अप्रैल 50% आपका हो जाना चाहिए, और उसके बाद हम 75% की ओर जा रहे हैं। और इसके बाद आपको अब खुद को बहुत बड़ा पुश देना है आपको, और बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देना कि आपका एडवांस लेवल इस पे टच हो गया है। ओके 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 गाइस। हाँ गुरांश बताइए। हाँ रिया। हाँ, क्योंकि इसमें ऐसा हो रहा होगा ना कि जैसे जैसे हम बुक सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, हमारी स्किल्स डेवलप होती है, और एडवांस के क्वेश्चंस में हमें एनालिटिकल स्किल्स ही अपनी इम्प्रूव करनी होती है। तो जैसे जैसे हम स्टैंडर्ड बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे जो हमारी लेवल वाइज बुक्स होती हैं कि लेवल 1 है, लेवल 2 है, उस टाइप से जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारी धीरे धीरे स्किल्स डेवलप होंगी। हमें सोचना सीखना है कि कैसे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। तब जैसे हम ये चीजें इंप्रूव करेंगे देन अपने पीवाईक्यूज पे जाते हैं, और पीवाईक्यूज हमें टेस्ट कर रहे होंगे कि जो हमने चीजें सीखी है वो कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं हम, और उनमें क्या क्या चीजें हम मिस कर रहे हैं। हाँ, टोटल मॉड्यूल का आप 50% एंड 75%। यस, इसको आप चैप्टर स्पेसिफिक रख सकते हैं कि चैप्टर स्पेसिफिक एक चैप्टर आपने पिक किया है तो उसके वेरी डिफिकल्टी लेवल्स, और आपका ओवरऑल 50% और 75%। ये क्लैरिटी है इस बात की? ठीक है, क्लैरिटी है? हाँ, लाइक अगर आपने एक चैप्टर उठाया उसमें 100 क्वेश्चंस थे तो 50% मीन्स आपने उसके 50+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, दैट मीन्स उसका 50% डन है। रौनक, आपका जो डाउट है ना वो आगे आ रहा होगा, उसको हम रिवीजन पार्ट में रखेंगे। ये सॉल्विंग वाला नहीं है, ये सॉल्विंग वाला पार्ट है जो 1 बुक 1 मॉड्यूल आप सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, आप इसको भी रिवीजन में अगर आप डाल रहे हैं तो नहीं, इसको हम रिवीजन में डिस्कस करेंगे। सही है, ओके, चलते हैं आगे चलते हैं। तो अपने ये थर्ड एलिमेंट था, अब चलते हैं फोर्थ एलिमेंट पे। तो फोर्थ अपना एलिमेंट है कि हमने पीवाईक्यूज कर लिया है, हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लिया है, हमने कंसेप्ट्स भी पढ़ लिए हैं, और ये सारी चीजें करने के बाद इन चीजों को रिकॉल भी करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमने ये चीजें एक बार पढ़ी हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें बाद में हमेशा याद रहेगी, नहीं होता। हम धीरे धीरे चीजें भूलने लग जाते हैं। तो अगर हमें चीजें अच्छे से याद रखनी है और उन पे इम्प्रूवमेंट करना है तो रिवीजन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, हमें हमारे आवर्स को ब्लॉक करके रखना होगा स्पेसिफिकली फॉर रिवीजन। तो अपना जो भी स्केड्यूल है उस स्केड्यूल में से हमें हमारे आवर्स को डिवाइड करना है कि ये वाला जो टाइम है ये सिर्फ मैं रिवीजन के लिए दे रही होंगी। डन? तो ये वाली चीज रिवीजन में जा रही होगी कि मुझे रिवाइज करके चीजों को डन करना है। देन अब रिवीजन करनी कैसे है? रिवीजन हमेशा ट्राई करना है कि हमें क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू करनी है। जो हमने क्वेश्चन सॉल्व ऑलरेडी कर रखे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हुई है, अब जब हम रिवीजन वाले पार्ट पे जाएंगे तब भी हमें सॉल्विंग से स्टार्ट करना है। अब सॉल्विंग से हम कैसे स्टार्ट करेंगे? जब जैसे अभी आपकी रेगुलर सॉल्विंग हो रही है, आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, बुक्स सॉल्व कर रहे हो, तब क्या होता है ना, ड्यूरिंग सॉल्विंग आपकी 3 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन होती है। फर्स्ट कैटेगरी वो होती है जिसमें आपने पहली बार क्वेश्चन ट्राई किया और वो बन गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने ट्राई किया और वो सॉल्व हो गया। तो वो वाली कैटेगरी के क्वेश्चंस को आपको बाद में फर्दर रिवाइज नहीं करना होता है, क्योंकि अगर वो फर्स्ट टाइम में बन गया तो वो बाद में भी बन ही जाएगा। दैट मीन्स वो आपके लिए इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो कैटेगरी ए के क्वेश्चंस जो पहली बार में बन गए उनको बाद में रिवीजन में रिपीट नहीं करना होता, उसको टाइम नहीं देना होता है। डन? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट इज कैटेगरी बी, जिसमें आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है बट आपको हिंट की जरूरत पड़ी है, या आपको उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया है, एफर्ट्स ज्यादा लगे तब जाके वो सॉल्व हुआ है। लाइक वो आसानी से सॉल्व नहीं हुआ, उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत पड़ी है। दैट इज कैटेगरी बी। ठीक है, इन पे रिवीजन की जरूरत होती है, क्योंकि अगर इन्होंने आपसे एफर्ट्स लिए हैं दैट मीन्स ये आपको कुछ ना कुछ सिखा के गए हैं। तो जब आपने सॉल्विंग की तब आपने सीख लिया, वो डन है। बट अगर आपने बाद में उस चीज को रिवाइज नहीं किया तो आप उस सीखी हुई चीज को भूल जाओगे, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इसलिए इनकी रिवीजन जरूरी होती है।
एंड देन आता है कैटेगरी सी वाले क्वेश्चंस जो सॉल्व ही नहीं हुए। जब आपने पहली बार क्वेश्चन देखा, उसको ट्राई किया, उस पर टाइम भी दिया, उस पर एफर्ट्स भी दिए, फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और वो सॉल्व ही नहीं हुआ, आपको फाइनली या तो टीचर से हेल्प लेनी पड़ी या आपको सोल्यूशन देखना पड़ा। तो वो वाले क्वेश्चंस होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम। अब ये जो कैटेगरी सी वाले क्वेश्चन होता है, ये टफर लेवल वाले क्वेश्चन होंगे जो आपसे पहली बार में नहीं बनेंगे, तो इनको भी रिवीजन की ज़रूरत होगी एंड इनको बी के कंपैरिजन में ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत होगी। ये चीज़ मेरे साथ बहुत होती थी। जो कैटेगरी सी वाले क्वेश्चन होते थे, मेरे से पहली बार में नहीं बने, मैंने सर से हेल्प ली और क्वेश्चन सॉल्व किया। देन अगर मैं उसको 2-3 डेज बाद भी दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करती थी ना, वो तब भी फिर से अटकते थे। उसमें 1-2 चीजें होती थी जो फिर से कंफ्यूज करवाती थी। तो मेरे लिए ऐसा होता था कि इस क्वेश्चन को मुझे बहुत ज्यादा बार रिवाइज करना होता था, ताकि मैं इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाऊं और उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊं। तो इसलिए बी एंड सी वालों की रिवीजन करना जरूरी होती है और सी वाले में थोड़ा एफर्ट और ज्यादा डालना पड़ता है। तो ये वाला पार्ट डन है। रिवीजन के आवर्स अपने को ब्लॉक्ड रखने हैं और उसमें भी सॉल्विंग के थ्रू रिवीजन करनी है। ठीक है जी। एंड अभी आवर्स कैसे हम ब्लॉक कर रहे होंगे, हमें पर वीक 9 आवर्स डेडिकेट करने हैं रिवीजन के लिए। मतलब डेली हमको 1 से 1.5 आवर्स डालने होंगे सब्जेक्ट के लिए। ये चीज आपके पीसीएम के लिए है, टोटल रिवीजन के लिए है कि आपको रिवाइज करना है। तो पूरे वीक में आपको 9 आवर्स देने हैं खुद को रिवाइज करवाने के लिए, ताकि आप चीजों को जैसे जैसे सॉल्व कर रहे हो, जैसे जैसे सीख रहे हो, उसके साथ साथ आप उसको रिवाइज भी करते जा रहे हो, ताकि आप भूलो ना। ठीक है। तो रिवीजन वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम सीख भी रहे हैं, हमने चीजें अच्छे से की भी है, उस पर इम्प्रूवमेंट भी किया है, बट हम उसको फिर से भूल जा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। डन है जी। पलक दीदी, गुरांश दीदी, कुछ ऐड करना है? नहीं, रिवीजन वाले पार्ट पे डन है, बट अभी जैसे क्वेरीज में भी देख रहे थे ना, तो देखो, हमने जब स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, जब एकदम फर्स्ट वीक थी काइजन के रिलेटेड, तो वो चीज एकदम क्लैरिटी के साथ थी ना कि मेंस के साथ जा रहे हैं, एडवांस्ड के साथ जा रहे हैं, खुद के प्लान को बना करके उसके ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। एंड जैसे पलक दी भी बीच में सिंगुलैरिटी का हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक बुक के लिए, एक मॉड्यूल के लिए या एक टीचर के लिए आप लागू कर रहे होंगे। देखो, एडवांस्ड की प्रेपरेशन का जो मेन एक सार निकल करके आता है ना, कि आप अपने ऊपर भरोसा करना सीखते हो। अभी पूरी प्रेपरेशन में आपको खुद के ऊपर लाखों बार डाउट आएगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक जंग लड़ोगे 18 मई वाले दिन, और अगर उसमें आपका स्कोर अच्छा आ गया, उसमें आपकी रैंक अच्छी आ गई, तो आप जंग जीत गए। वो है ही नहीं। जो आपकी जंग रोज होगी और हो रही है, कि आपकी सुबह शुरू होती है और फिर आप ऐसे टारगेट सेट करते हो, लेकिन दोपहर तक कुछ किया नहीं जाता है, तो क्या उसके बाद भी आप एकदम t=0 से उस दिन के शुरू करते हो? वो एक जंग है आपकी। आपको लाखों बार जो डाउट्स आ रहे होंगे, आपको भरोसा टूटता हुआ दिखेगा कि क्या मैं जो कर रहा हूँ, क्या वो सफिशिएंट है एडवांस के लिए, इससे हो जाएगा मेरा। वहां पर भरोसा दिखाना पड़ेगा कि हाँ, हो जाएगा। ऐसे डगमगाने से नहीं कर सकते हम। डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, फोकस के साथ चाहिए चीजों के। बल्कि इवन जो सेशंस आप अटेंड कर रहे हैं यूट्यूब पर, या कोई भी सॉल्विंग सेशंस अटेंड कर रहे हैं, कहीं से भी हेल्प ले रहे हैं, उनको फिक्स्ड रखिए। ये वाला पार्ट पता है क्या, मेरी जर्नी में ना ये वाला पार्ट बहुत ऐसे, पता नहीं कोइंसिडेंस कह सकते हैं आप, या ऐसे यूनिवर्स की तरफ से इस मैटर में मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड थी कि मैं जिस एरिया में रहती थी ना, वहां पर उतने नेट की इतनी सर्विस नहीं होती थी। ठीक है, रेंज वगैरह नहीं आती थी। तो मेरे पास जो एक नेट का विंडो होता था, वो कोई रिलेटिव थे जो आया करते थे जनरली रात के टाइम पर, मतलब नेबरहुड में, और उनका इट वाज लाइक कि उनका वीआई का सिम था। तो वीआई की सिम में वो 12 to 6 वाला फ्री नहीं होता है, 12 PM to 6 AM वाला। तो मेरे पास वो रात का उतना ही स्लॉट होता था, 12 से 1 वाला, जिसमें कि मैं सेशंस डाउनलोड करती थी, जो कि मेरे को नेक्स्ट डे मेरे को रेफर करने होते थे। ठीक है, तो आई थिंक वो एक जो पार्ट रहा है ना मेरी पूरी जर्नी का, वो बहुत सही रहा है कि मेरे पास डिस्ट्रैक्ट होने का ऑप्शन ही नहीं होता था।
मैं अगर लेक्चर्स आप खुद को डिस्ट्रैक्ट सिर्फ शॉर्ट्स, रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स से नहीं कर रहे होते हैं। आप खुद को डिस्ट्रैक्ट इस चीज़ से भी कर रहे होते हैं कि अभी मैं केमिस्ट्री का लास्ट मिनट रिवीजन का मैं ये पार्ट समझ रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स का भी दिख जा रहा है और फिजिक्स का ओपन करके केमिस्ट्री से कब फिजिक्स पे जंप करके कुछ पता ही नहीं चलता है। और ऐसे बस पूरा दिन टास्क्स में ही जगल कर रहे हैं कि ये इसका थोड़ा सा कर लिया और टुवर्ड्स द आप शाम तक देखते रहेंगे तो आपको पता ही नहीं है कि आपने सुबह से अभी तक किया क्या है। तो फोकस के साथ रहिए, डिस्ट्रैक्शंस जितनी मिनिमाइज कर सकते हैं आप कीजिए, खुद को इतना बिजी कर लीजिए कि कोई एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शन आपको परेशान कर ही नहीं पाए। अभी हमने इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए ना, तो उनमें आपको अनडाउटेडली आपके काफी सारी जो चीजें हैं, वो काफी सारे जो डाउट्स है वो जेन्युइन है, इन जेन्युइन डाउट्स नहीं कहेंगे, बट उसमें पॉइंट ये आता है कि हम आपको ऐसे रास्ता सा दिखा रहे हैं। आप में इनमें से काफी सारी चीजें थी जो कि शायद आपको पहली बार आप करने वाले हैं या आपको क्लैरिटी नहीं थी। आई थिंक एक पीवाईक्यू वाला पॉइंट हो गया, या हमने जो अभी 9 आवर्स ऑफ रिविजन वाला फिक्स किया पर वीक, है ना। तो हमने काफी सारी चीजों पे बात करी ना। अब आपने उसको इंटरप्रेट किया है, हमने एक आपके सामने चीज रखी है, आपने उसमें से इंटरप्रेट किया है चीजों को। तो अब उसमें बैठ करके आपको जो डाउट आया वो बैठ करके देखो, मेरे को ये डाउट आया, हम बात कर रहे थे तो इस फ्लो में बात हो रही थी, मेरे को ये डाउट लग रहा है, पर अगर मैं सोचूं तो मैं ये कैसे सॉर्ट कर सकती हूँ। अभी जैसे मेंस एडवांस्ड वाला चीज था कि क्या मैं मेंस 2 के बाद स्टार्ट कर सकता हूँ। आप देखिए, मुझे नहीं पता है कि मानव की जर्नी में क्या चीजें हैं। मानव सही इंसान है जिसको पता है कि मानव की जिंदगी में क्या रहा है, अभी तक की जर्नी कैसी है, अभी तक आगे क्या करना है। तो जो डाउट है आराम से बैठो, देखो, जो बात डिस्कस करिए उसको लागू करना है। हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए इनमें से कुछ भी सॉफ्ट होने वाला पॉइंट कहीं पर भी नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर ले, कि 5 मॉक बोला तो 4 भी कर लिया, बिल्कुल नहीं। 5 मतलब 5। खुद को आपने ऑलरेडी वो रियलिटी देख करके आप कैटेगरी ए से कैटेगरी बी में गए हैं। तो अगर आप कैटेगरी बी से भी नीचे जा रहे हैं तो उसका मेजर रीजन प्रोक्रेस्टिनेशन होने वाला है, आपको पता है। तो वो वाली जंग आपको जीतनी पड़ेगी। इसमें से कोई भी पार्ट हम नहीं संभाल सकते हैं, सारा पार्ट आपको करना है, सारे पार्ट में खुद को पुश करना है। यही है जेईई एडवांस्ड की है। ठीक है, तो 4 एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से थे, फटाफट बताइए तो चार्ट में। और एक और चीज हो रही होगी ना यहाँ पे कि जैसे अभी जो डाउट्स आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, ये सेम चीज अब जब आप ये चीज अप्लाई कर रहे होगे तब आपको फिर से आ रहा होगा कि मैंने इस चैप्टर के पीवाईक्यूज नहीं किए, इसके नहीं किए, तो मैं ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, इसमें आप फिर से फंसोगे। तो फिर आप इस सेल्फ डाउट में जाओगे कि मुझे क्या करना है, मैं ये करूँ या ये करूँ। तो क्या करूँ सोचने से बेटर है आप करके देखो, गलती होगी तो उससे सीख जाओगे। लाइक हम यही सोचने में बिजी रहते हैं ना कि ऐसा हो गया तो मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, अगर मैंने ये कर दिया तो इस सोचने की बजाय अगर आप करोगे, अगर गलती हुई भी तो आप सीखोगे, और अगर आपने जल्दी सीख लिया तो आप उसको इजीली अप्लाई कर पाओगे। इसलिए गलतियां करने से कभी डरना नहीं होता है। अगर गलती हो जाएगी दैट मीन्स आपके पास एक स्कोप है कि आप जल्दी सीख रहे हो, और अभी एडवांस से पहले सीख गए हो तो और ज्यादा स्कोप है कि ये गलती आप एग्जाम वाले दिन नहीं कर रहे हो। जिससे अपनी चीजों पे भरोसा रख के उनको ट्राई करना है, देन उनको अप्लाई करना है और फिर उनसे सीखना है। ठीक है, तो अभी हमने चारों पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। पहले वाला एडवांस था, देन पीवाईक्यूज वाला था, एंड देन अपना मॉक्स वाला था, और फिर मॉड्यूल वाली चीज, और फिर आया रिवीजन वाला पार्ट। अब ये सारी चीजें होगी, क्या हमको करना है, कैसे इन चीजों पे एक्शंस लेना है, और वो वाली चीजें। अब हम एक्शंस ले रहे हैं, हम सारी चीजें भी कर रहे हैं, बट मेजर पार्ट होता है हमारा एनालिसिस वाला। अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें एनालाइज भी करना होता है कि हम चीजें सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एनालिसिस वाले पार्ट में क्या हो रहा होगा, आप लोगों के पास 2 फॉर्म्स होंगे जिनको आप यूज कर रहे होगे खुद को एनालाइज करने के लिए। और वो 2 फॉर्म्स क्या है वो अपने भी डिस्कस करते हैं कि आप कैसे इन दोनों को यूज कर रहे होगे। पहला फॉर्म है डेली प्रोग्रेस वर्कबुक, जो आपको डेली एनालिसिस में हेल्प करेगा। देन है काइजन वीकली रिफ्लेक्शन, जो आपको वीकली खुद को एनालाइज करने में हेल्प कर रहा होगा। तो अपने डिटेल में डिस्कस करते हैं डेली प्रोग्रेस वर्कबुक वाले को। डन है? हाँ जी।
हाँ जी, तो अभी अपना डेली प्रोग्रेस वर्कबुक में आपको पहले अपनी डिटेल्स, नेम वगैरह वो बता देना ताकि हमें भी एनालाइज करने में आसानी हो। ठीक है, और इसमें आपको सबसे पहले बताना है अपना टारगेट्स ऑफ द डे एंड टारगेट्स अचीव्ड। आप डेली सुबह डेली अपने टारगेट सेट करते हो कि आपको क्या क्या करना है, कब कब करना है। ठीक है, तो आपने क्या क्या करना डिसाइड किया, वो आपका डन होगा। देन एंड ऑफ द डे आपने उसमें से क्या क्या अचीव कर लिया है, उसका भी आपको अपडेट यहाँ पे देखे जाना है। डन है ये वाली चीज? एंड इसमें साथ में ना टारगेट्स के, देखो टारगेट्स अपने एकदम स्पेसिफिक होकर के सेट करना शुरू कीजिए। इसी टारगेट्स वाली चीज में आपका पीवाईक्यूज वाला पार्ट भी आ रहा होगा कि आज मैंने ये चैप्टर का डन किया है और ये चैप्टर के मैंने इस साल के पीवाईक्यूज सॉल्व कर लिए। जो जो हमने ऐसे एलिमेंट्स डिसाइड किए ना, वो सारे एलिमेंट्स आपके हर क्वेश्चन में जहां जहां आप रिलेट कर पाएंगे उतना ज्यादा बेटर है। हम जो ऐसे काइजन कंसिस्टेंसी चैलेंज के थ्रू भी आए हैं वो समझ रहे हैं कि डिटेल में ही एनालिसिस होता है। एनालिसिस कभी भी 8.5 आउट ऑफ 10 ये कोई एनालिसिस नहीं है। क्यों 8.5 आउट ऑफ 10? क्यों नहीं 9? क्यों नहीं 10? वो सब भी एनालिसिस में आता है। ठीक है, तो डिटेल में टारगेट्स ऑफ द डे में आपके पीवाईक्यूज वाला पार्ट भी आ रहा होगा, आपके रिवीजन वाला पार्ट भी आ रहा होगा। जैसे हमने वो 9 आवर्स फिक्स किया, तो डेली में ऐसे आपका ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा बनता है, 1.5 घंटा अप्रॉक्स बनता है। तो क्या कर रहे हैं आप रिवीजन में, किस तरीके से रिवाइज कर रहे हैं? कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप, कोई आपका रिसोर्स फिक्स्ड है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी डाल दीजिए। जितना डिटेल में हो सकता है आराम से डालिए। आपको एक दिन पहले ही बल्कि आपके टारगेट सेट हो रहे होंगे। आपको कल क्या करना है, आपको रात में क्लैरिटी होनी चाहिए। ये वाला पार्ट ना हम आउटलायर्स में भी कर रहे होते हैं कि आप कल पूरे दिन में क्या क्या करने वाले हैं, इस चीज की क्लैरिटी आपको एक रात पहले होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे मेंटल विल से आप बच जाते हैं, आप टाइम वेस्टेज से बच जाते हैं, आप टाइम को प्रायोरिटाइज कर पाते हैं। नहीं तो सुबह उठते हैं, पता ही नहीं होता है क्या क्या करना है, या हजारों चीजें दिख जाती है करने वाली और उसी में स्टार्टिंग के 1-1.5 घंटा हम वेस्ट कर देते हैं। तो बेटर इज एक रात पहले कीजिए सेट, और नेक्स्ट डे उस पर डायरेक्टली आपका एग्जीक्यूशन वाला पार्ट शुरू हो रहा होगा। ठीक है, उसके आगे नेक्स्ट आपका एचओपी। एचओपी आपने कंसिस्टेंसी चैलेंज के बाद लगाना बंद कर दिया या अभी कंटिन्यूटी में रखा है? बंद कर रखा है, कंटिन्यूटी बंद में। कर दिया। अगर बंद कर दिया है, बहुत बड़ी गलती करी है, एकदम गड़बड़ वाला काम किया है। जब हमने तब भी कंसिस्टेंसी चैलेंज में भी बात करी थी, वो इंट्रोड्यूस ही इसलिए करवाया गया था। अपनी आगे की चीजों को एचओपी के फॉर्मेट में लेकर के जाइए। आपका बहुत ज्यादा जरूरी है 3 एलिमेंट्स। मॉक, जो आपका मॉक लगा लो, चाहे आप टाइम बाउंड सॉल्विंग लगा लो। ठीक है, मॉक हो गया एक, उसमें आपका कंपोजर और बाकी सब चीजें आ रही होती है। नेक्स्ट आपकी होती है टाइम बाउंड सॉल्विंग, और एक होता है आपका एचओपी। ये 3 चीजें होती हैं अगर आप प्रॉपरली एकेडमिक बेसिस पर जाते हैं तो एचओपी लगाना आपका जरूरी है। और उतनी ही डिटेल में आप जाएंगे कि आपका कंपोजर क्या रहा प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पर। आप अपने पीवाईक्यूज को चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं, वो भी आपका एचओपी में फुल फोकस्ड वाले मोड में जाकर के कीजिए एचओपी। सबको पता है ना एचओपी का कॉन्सेप्ट, या एक बार रिपीट करना है? नहीं पता है, तो आप ये कब बताने वाले हैं? एचओपी इज बेसिकली आवर ऑफ पावर, जो कि आपके दिन के सबसे पावरफुल आवर्स होने वाले हैं, जो कि आप एकदम जैसे आप एग्जाम वाले एनवायरनमेंट में होते हैं, एकदम डिस्ट्रैक्शन फ्री। जस्ट आपके पास एक पानी की बॉटल होती है, आपका फोन एकदम साइड में होता है, आप कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं करते हैं, आप एकदम अपने जो टास्क आपने सेट किया है कि ये एचओपी है मेरा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें मैं ये टास्क करने वाला हूँ, वो होता है आपका एचओपी। हम ऐसे जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम ट्राई कर रहे होते हैं अभी फिलहाल कि जो एग्जाम वाले स्लॉट्स हैं उनमें हम ज्यादा एचओपी वाले फॉर्मेट में जाएं, 9 to 12 और 2 to 5 वाले स्लॉट में। ठीक है, और कोशिश अभी हम कोशिश कर रहे होते हैं कि बेयर मिनिमम अपने फोकस की जो ऐसे वो ड्यूरेशन है, हम 4-4.5 घंटे तक खींच पाए, एक सिटिंग में बैठ पाए। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ये चीज रियलाइज कर चुके हैं मेंस तक अभी तक कि हमारा 2-2.5 घंटे के बाद फोकस ब्रेक होता है, और वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि बैठने की आदत ही नहीं होती है। ठीक है, तो एचओपी वाली चीज को लेकर के आइए। एचओपी में आपका प्रॉपर जाएगा कि क्या क्या काम किया, कैसे कैसे जो जो चीजें आपने सॉल्व की, एकदम डिटेल में जाना है चीजों को लेकर के। अभी एकदम स्पेसिफाई नहीं कर दे रहे, नहीं तो तुम फिर उन्हीं पैरामीटर्स के अराउंड खुद को बांध लेते हो। तो आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं कल से। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट मेड इट हार्ड टू अचीव दोस टारगेट्स, है ना? ये चीज डन हो जाएगी। नेक्स्ट डे, क्योंकि हम नेक्स्ट डे के टारगेट्स अभी ही सेट कर रहे हैं, वही बात ना, तो फिर आप अभी ही सेट करके फॉर्म में फिल कर देंगे। ठीक है,
क्लियर? और आपके खुद के रिमार्क्स इसमें अपने दिन के लिए एक पॉजिटिव थॉट सेट करना शुरू कीजिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका दिन डगमगाने लगता है, आपको वो लाइन याद आनी चाहिए। इंटेंशनल, कोई भी इंसान ऐसे बाय बर्थ पॉजिटिव नहीं होता है, वो इंटेंशंस का ही सारा गेम है, इंटेंशंस, चॉइसेस और इंटेंशंस की ही सारी गेम है पूरी की पूरी। तो इंटेंशनली खुद को पॉजिटिव बना करके इंटेंशनली खुद को ऊपर उठाना होता है, ठीक है? ये सब चीजें और आपके जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, आप कल क्या इंप्रूव करने वाले हैं, हर चीज में हमने एकदम स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था ना, हर क्वेश्चन को अच्छे से बैठ करके रिफ्लेक्ट करके थॉट देना होता है। डन? ये हमारा डेली प्रोग्रेस वर्कबुक हो जाएगा। ये जो आप जो भी फिल करेंगे, ये आपके पास एक कॉमन मेल आईडी पे भी चला जाएगा, जो मेल आईडी आप फिल करेंगे। तो जो भी आप मेल आईडी पर स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक कॉमन फिक्स कर लीजिए, पूरा काइजन के प्रोसेस में आप कॉमन उसी मेल आईडी पर रहने वाले हैं। डन? और इसमें भी ये वाली चीज ध्यान रखनी है कि डिटेलिंग पूरी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको खुद को एनालाइज करने में भी हेल्प करेगी। ठीक है जी, पलक दी, डन है? What do we feel if we are sick? देखो, पूरे प्रोसेस का पॉइंट ये नहीं है कि आप रोबोटिक बन करके काम ही कर रहे होंगे। पूरे प्रोसेस का पार्ट क्या है? आप अपनी जर्नी से प्यार करना सीखें, आप अपने प्रोसेस से प्यार करना सीखें, आप अकाउंटेबल होना सीखें, ठीक है? तो जो अगर आप किसी दिन बीमार भी हो जा रहे हैं या किसी XYZ रीजन की वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो वो भी आपकी जर्नी का पार्ट है। तो उस दिन भी एक्सेप्टेंस उतनी ही ज्यादा जरूरी है, उस दिन भी अकाउंटेबिलिटी उतनी ही ज्यादा जरूरी है कि मैं इस रीजन की वजह से काम नहीं कर पाया। वो जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, कई कई दिनों में वो प्रोक्रास्टिनेशन वाला रीजन भी हो सकता है। तो एक्सेप्ट कीजिए पहले, और अगले दिन वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो गलती रिपीट नहीं कर रहे हैं। Yes. Very और clear. मेरे टाइम पे ना BICC होता था, बीइंग आईटी कंसिस्टेंसी चैलेंज। तो मेरा सबसे बड़ा जो पावर था वो था इश्यूज फेस्ड वाला पार्ट। अब उसमें पूरी तरीके से मैं एकदम डिटेल में वेंट आउट कर देती थी कि मुझे पूरे दिन में क्या क्या इश्यूज रहे हैं। सबसे पहले वो मुझे हेल्प करता था रिफ्लेक्ट करने में कि ये रिपीट नहीं हो रहा है और इसमें मेरे एंड से मैं इसको कैसे फाइट कर रही हूँ, ये मुझे स्ट्रांगली देखना है। और उसके बाद ये कि मेरा माइंड बहुत क्लियर हो जाता था, जो भी माइंड ब्लॉक्स है वो सारे एकदम क्लियर हो जाते थे। तो आप जो एक सेक्शन है कि जो आपको डिफिकल्टीज आई है अपने टारगेट अचीव करने में, तो आप इन डिटेल उसमें इन डेप्थ आप सारी चीजें लिख दीजिए। आपको जो भी डिफिकल्टीज है आप उसको पूरा वेंट आउट कर दीजिए वहां पे, और उसको वहीं रैप करना है। उसको वहीं पे वो फॉर्म खत्म होने के बाद उसको वहीं पे फिनिश करना है। उसके आगे उसके ऊपर थॉट्स नहीं रखना है हमें। और उसको जिस तरह से भी आप उसको टैकल कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप अपने लेवल पर उसको डील कर सकते हैं, आपको वहीं पे आपके माइंड को एकदम क्लैरिटी दे देनी है। लेकिन उसको हमें नेक्स्ट डे पर नहीं लेकर जाना है। नेक्स्ट डे हमारा माइंड एकदम फ्रेश होगा, सुबह हम उठ रहा है, तभी हमें पिछले दिन के कोई भी रिग्रेट्स, कोई भी गिल्ट या कोई भी डिफिकल्टीज हमारे साथ नहीं चल रहे होंगे। ओके, डन है? बाकी तो सारी चीजें एक्सप्लेन है। इसी में ये चीज जरूरी है ना, तो कोई भी अगर नेगेटिव थॉट या नेगेटिव चीज लास्ट तक परेशान करती है, तो वो फॉर्म में ही अगर आप फिल कर रहे हैं, तो वो फॉर्म में लास्ट लाइन तक जाते जाते आपको इंटेंशनली पॉजिटिव डायरेक्शन में लाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि आपने लिख दिया और पॉजिटिव हो गए, ऐसे थोड़े ना होता है। वो आपको पूरा ट्रांजिशन लेना पड़ेगा कि मैं अभी A पॉइंट पर हूँ और एकदम हद नेगेटिव फील कर रही हूँ, अब मेरे को B पे जाना है, और मैं वो सब चीजें ऐसे पीछे नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरे को उनको लेके जाते जाते बाहर निकालते खुद को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में लेकर के जाना पड़ेगा। तो एक ये वाला पार्ट डेली प्रोग्रेस वर्कबुक का बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? अभी एक हमारा जो रिफ्लेक्शन हो रहा होगा वो हो रहा होगा वीकली रिफ्लेक्शन, ठीक है? उसका फॉर्म हमारा अलग होगा, जो कि आप संडे बाय संडे फिल कर रहे होंगे, ठीक है जी? हाँ जी, मैं लिखती। हाँ, तो ये हमारा काइजन वीकली रिफ्लेक्शन वाला फॉर्म है। इसको हम वीक में एक बार फिल करेंगे। इसमें फिर से आपके बेसिक जो नेम वगैरह डिटेल्स है उसको करेंगे। अब हम स्पेसिफिकली चाह रहे हैं कि आप अपने पूरे वीक का टारगेट सेट कर दीजिए। हम चाह रहे हैं कि आपका अगले वीक का टारगेट फिक्स हो और आपको पूरे वीक में पता हो कि आपको मोटा मोटा क्या चीजें कवर करनी है इस वीक में, ओवरव्यू, ठीक है? तो वैसे हमें डिटेल्स ही चाहिए, आप जितना इन डेप्थ जा सकते हैं आप उतना इन डेप्थ लिखिए। तो इसमें सबसे पहला सेक्शन है कि टारगेट्स फॉर द वीक एंड इट्स अपडेट।
तो आप इसमें आपके वीक के जो भी टारगेट्स आपने सेट किए थे उस पर्टिकुलर वीक के लिए, आप उस टारगेट को और उसके अपडेट को कि आप उसे कितना % आप वर्क कर पाए हैं और कौन सी चीज़ें आप उसमें क्लैरिफाई कर पाए, कितनी टिक कर पाया, उसका आप हमें अभी इसको हमने स्पेसिफिकली फाइल में रखा है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप पेन एंड पेपर पे इसको करें। पेन एंड पेपर पे एकदम डेप्थ में आप इसका एनालिसिस करके सही से चीज़ें लिख कर जो आपको जनरली कंफर्टेबल होता है सारे बच्चों को, तो उसी फॉर्म में हम आपसे ले रहे हैं, हम आपसे कुछ एक्स्ट्रा टाइपिंग नहीं करवा रहे हैं इसमें, ठीक है? डन है? उसके बाद नेक्स्ट है कि मॉक एनालिसिस बेस्ड ऑन द 5 की पैरामीटर्स। तो ये हमने लास्ट इसमें बहुत डिटेल में हमने 5 पैरामीटर्स डिस्कस किए थे और हमने आपसे फॉर्म भी भरवाया था तभी। तो हमें आपको इसमें आपकी इन डेप्थ मॉक एनालिसिस चाहिए जिसमें आप उन्हीं पैरामीटर्स को के साथ उसको माइंड में रखते हुए आप हमें डिटेल लिख रहे हैं। अभी इसमें भी बहुत डिटेल आंसर होगा इसका, तो आपका प्रॉपर आपको चीज़ें हमें बतानी है। तो इसमें हम आपके वीकली, तो आपके वीक में मिनिमम 1 मॉक तो हो ही रही होगी, आप जिस भी कैटेगरी में, आप कैटेगरी ए में, बी में, जिसमें भी है, आपका वीकली 1 मॉक तो है ही। उससे ज़्यादा है तो आप उसमें लिस्ट डाउन कर दीजिए मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3 करके, जैसे भी है, और उसका एनालिसिस क्लैरिटी से। ओके। और जो अपना मॉक वाला फॉर्म था जो आप पहले फिल कर रहे थे, उसको सिर्फ 5th मार्च या 4th मार्च तक ही आपको फिल नहीं करना है। वो जब आप मॉक दे रहे हो, उसका एनालिसिस कर रहे हो, उस फॉर्म को आपको अपने एनालिसिस के लिए यूज करना ही करना है। तो उस फॉर्म को आप यूज कर रहे होगे, देन अपने जो 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे आपने जो सारी चीजें एनालाइज की है वो आप यहाँ डाल रहे होगे। ठीक है, इसकी लर्निंग बेसिकली वो पार्ट है कि जब हम वो 5 पैरामीटर्स याद है सबको जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, 5 पैरामीटर्स, हाँ है ना, पूरी डिटेल में हमने अच्छे से डिस्कस किए थे। तो वो जो 5 पैरामीटर्स आपके हैं, वो वाले पार्ट को आप अच्छे से समझ चुके हैं अभी। तो आई थिंक उसके बाद से अब तक आपने जितने भी मॉक दिया, 1 या 2 तो होपफुली दिया ही होगा, एंड उसमें आपने अप्लाई करने की कोशिश किया, उसको एनालिसिस को उस तरीके से देखने की कोशिश की है, क्योंकि उसके पहले तो हम वैसे देख ही नहीं पा रहे थे अभी, है ना। हमने 3 जो एनालिसिस किए थे वो वहां से पता लग रहा था वो पार्ट। तो हम 2 फॉर्म्स के साथ जा रहे, एक डेली रिफ्लेक्शन वाला और एक वीकली रिफ्लेक्शन वाला। और वो जो आप मॉक वाला पार्ट है, वो आप इसी वाले सेक्शन में, जो मॉक एनालिसिस बेस्ड ऑन 5 की पैरामीटर्स है, ये वाला सेक्शन बहुत डिटेल में जाएगा, बहुत बड़ा जाएगा। और अगर आपने 2 मॉक्स दिए तो ये तो और बड़ा जाएगा, क्योंकि 5 पैरामीटर्स के बेसिस पर डिसाइड करना ही बहुत ऐसे डिटेल वाली चीज है, महाभारत वाला चीज है, और वो महाभारत हमें लड़नी है, ठीक है। तो इस फॉर्म में आप एकदम प्यार से बैठ करके पूरी रिफ्लेक्शन आराम से देख रहे होंगे। और ये सब फॉर्म आप हमारे लिए तो फिल कर नहीं रहे हैं, ये चीज की तो एकदम क्लैरिटी रखना कि जितना ज्यादा आप डिटेल में लिख रहे होंगे, दैट मीन्स उतना डिटेल में आपने सोचने की कोशिश की है, उतना डिटेल में आपने रिफ्लेक्ट किया है, तो वो तो हमेशा बेनिफिशियल रहेगा ही। यस, हाँ जी। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ रहा है रिवीजन अपडेट प्लस मटेरियल सॉल्विंग अपडेट एंड एनालिसिस। तो ये हमारे जो दोनों एलिमेंट्स आज हमने डिस्कस किए हैं, वन बुक वाले एंड रिवीजन वाला, उसका ये एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है, और ये हम आपसे वीकली हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस मांग रहे हैं, ठीक है। ओवर द वीक आप क्या चीजें रिवाइज कर रहे हैं, आपके क्या रिवीजन के टारगेट्स थे, कि आपके 9 आवर्स पूरे हुए हैं या नहीं, मटेरियल सॉल्विंग में आपका क्या एनालिसिस है कि आपके टारगेट्स पूरे हुए हैं या नहीं, जितना मिनिमम मैक्सिमम हमारा जो भी लिमिट्स है आप उसको टच कर रहे हैं या नहीं, और आप किन चैप्टर्स में, किन टॉपिक्स में आप इसको इन डिटेल, हमें पूरा एनालिसिस चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारा एलिमेंट 2 और एलिमेंट 3 हम इसको बहुत डिटेल में हम इसको टच कर रहे होंगे। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि टारगेट्स फॉर द नेक्स्ट वीक, आपको एवरी वीक का टारगेट सेट करते हुए चलना है। 1 वीक के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपने ये पूरा फॉर्म जो है, आपको इनिशियल वाले जो क्वेश्चंस है वो आपको हेल्प करेंगे कि आपने इस वीक में अपने टारगेट को कितना अचीव किया है और आपने उस पर कितना काम किया है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको अगले वीक के लिए रेडी कर रहा होगा कि अगले वीक में आप क्या सेट करना चाह रहे हैं और आपका विजन क्या है अगले वीक के लिए। Okay. Okay. गुरांश डन लग रहा है ये? हाँ जी दी।
अभी ये वाले फॉर्म में जो एक पार्ट है वीकली एनालिसिस वाला हमारा पार्ट, उसमें एक तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे पता होना चाहिए कि हाँ मैं मंडे को ये कर रहा हूँ, ये ट्यूसडे को मैं ये कर रहा हूँ, बट आपके लिए वो खुद के लिए डेडलाइन सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, या खुद के लिए ऐसे गोल्स सेट करना बहुत माइनर लेवल पर वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप वो कर रहे होंगे एक, और एक अपना मतलब गोल सेट कर रहे होंगे कि हाँ मैं इस वीक में ये चीजें निपटाने वाला हूँ, ये रिसोर्सेज, ये पीवाईक्यूज, ये वाले चैप्टर का ये वाले चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, जो भी चीजें हैं ऐसे ऐसे, और फिर वो स्पेसिफाई करना कि हाँ मैं कल में क्या निपटाने वाला हूँ, वो आपका डेली टारगेट्स में जा रहा होगा। हाँ, पर वीकली वाले में आप ये जरूर सेट कर रहे होंगे कि मैं मॉक किस दिन देने वाला हूँ, कि मॉक हम कौन सा देने वाले, कौन से ईयर वाला देने वाले हैं, ये कोचिंग वाला भी देने वाले हैं, तो वो भी आपके एनालिसिस वाले पार्ट में आ रहा होगा। ठीक है, तो वो भी मॉक है ना इवेंचुअली। पर याद ये रखना है हमेशा कि जैसे आज हर्ष की वीडियो थी ना, उसमें भी इस चीज का रेफरेंस था। याद हमेशा ये रखना है कि आपकी जो जेईई एडवांस की तैयारी हो रही होती है ना, वो घर पर ही हो रही होती है। आप कोचिंग कोचिंग का जो टेस्ट दे रहे होते हैं उसमें आप अपना कंपोजर चेक कर रहे होते हैं, उसमें आप अपनी चीजें चेक कर रहे होते हैं, पर तैयारी जो आप कर रहे होते हैं वो घर पर ही हो रही होती है। जो आप डेली क्या चीजें कर रहे हो वो उसमें तैयारी हो रही होती है। जो आपने मॉक टेस्ट से गलतियां सीखी, वो ये नहीं है कि आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट में ध्यान रखना है, वो गलतियां नहीं है, वो गलतियां जो कि आपको नॉर्मल अपनी जो आप टाइम बाउंडेड सॉल्विंग कर रहे हो घर पे, उसमें ध्यान रखनी है। जो आप एचओपी लगा रहे हो उसमें ध्यान रखनी है। आप रेगुलर सॉल्विंग कर रहे हो उसमें वो चीज इंप्रूव करनी है। हर्ष वाली ऑडियो में यही था आई थिंक, है ना, कि अगर आप ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर ले रहे हो तो फिर उसके बाद वो चीज ऐसे नहीं है कि आपको नेक्स्ट मॉक में ध्यान रखना है कि आज के पेपर में कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी है। वो ध्यान अभी रखना है कि मैं अभी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, अभी मेरा फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन चल रहा है, उसमें मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो, है ना। ठीक है जी, ये एक पार्ट क्लियर है। तो हमारे मॉक एनालिसिस के 5 की पैरामीटर्स हैं जो कि हमने कैलिब्रेशन मीट 1 में डिस्कस किए थे, और हमने आज काइजन एकेडमिक्स के 4 एलिमेंट्स डिस्कस किए फुल डिटेल में। 4 एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से थे? जेई एडवांस्ड की पीवाईक्यूज, जिसमें कि हमने क्या डिस्कस किया है कि हम मैक्सिमम जो जा रहे होंगे वो 2006 तक जा रहे होंगे, उसमें हमारे 3 जो पेपर है वो नॉन नेगोशिएबल्स हैं। उसके अलावा हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं पीवाईक्यूज को करने में, चैप्टर वाइज या फिर मॉक वाइज, राइट। और फिर मॉक वाइज में भी हमने डिसाइड किया कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, कैटेगरी ए या कैटेगरी बी। नॉन नेगोशिएबल्स के अलावा या तो हम 10 पीवाईक्यूज की तरफ जा रहे हैं, या फिर हम नॉन नेगोशिएबल्स के अलावा 5 पीवाईक्यूज की तरफ जा रहे हैं, जो कि हम पहले ही डिसाइड कर ले रहे हैं कि हम कौन से पेपर्स के साथ जा रहे होंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज वाले सेक्शन में यही था। यस, उसके बाद हमने क्या किया, मॉक वाला पार्ट। मॉक वाले पार्ट में एनालिसिस यस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अपनी जो भी आप ऐसे प्लान कर रहे हैं मॉक देने का, कब कब देना है, हमेशा ऐसे याद रखना कि 3 घंटे का पेपर एटलीस्ट आप पूरे हफ्ते में एक बार तो वो वाली सेटिंग निकाल पा रहे हो घर पे। अपना प्लान वैसे ही बनाना। ओके, ठीक है, तो मॉक वाले पार्ट में हमारा वो था। फिर उसके बाद हमारा था 1 बुक 1 मॉड्यूल वाला। हाँ, उसमें ये पार्ट ये था कि जो आप मटेरियल पहले से सॉल्व करते आ रहे हो उसको उसके कंप्लीशन की तरफ चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जितने टॉपिक सेलेक्ट किए हर टॉपिक का 50% होना चाहिए, ऐसे नहीं होता। ठीक है, वो चीज समझदारी से बैठ करके देखनी है कि बात क्या कर, कि इस चीज से निकल क्या रहा है, सेंसिबल क्या है, क्या चीज सेंसिबल है। ठीक है, वो पार्ट। और जिसने अभी तक कोई ऐसे कोई बुक नहीं सॉल्व किया, कोई मटेरियल नहीं सॉल्व किया, ठीक है हम स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। केमिस्ट्री का थोड़ा ज्यादा रिटर्न निकल रहा होता है, थोड़ा लेस टाइम कंज्यूमिंग लेकिन हाई आउटपुट वाली चीज हो जाती है, लेस इनपुट हाई इनपुट वाली चीज, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हल्के ज्यादा होते हैं। बट ठीक है, हम किसी के भी साथ जा सकते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथ्स है, फिजिक्स है, ओके जाइए किसी भी साथ चले जाइए। ठीक है, 3 हमारे ये एलिमेंट्स हो गए। चौथा हमारा था रिविजन वाला एलिमेंट, वो हम नहीं भूल सकते हैं। जितनी ज्यादा बार कर सकते हो उतनी ज्यादा बार करो, अच्छे से चीजों को मन के अंदर बिठाओ, ऐसे नहीं। और फॉर्मूला रिवीजन की तरफ मत जाना, शॉर्ट नोट से बार बार वही अपनी जो आपने ऐसे प्रॉपर नोट्स बनाए वो उनके थ्रू आप रिवाइज नहीं कर रहे होते हैं। उनको तो देखते देखते आपको बस लग रहा होता है कि ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और ये भी आता है, ये भी आता है, वो भी निकल जाता है, जो कि हमें पता है कि हमें याद ही नहीं है। या एक जो एग्जाम्पल में बहुत बार यूज कर रही होती है ना, कि जैसे अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नोट्स आप रिवाइज कर रहे होते हैं, तो आप फ्लो में शुरू होते हैं कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और फिर उसी में नीचे लिखा होता है कि वेयर K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखी होती है। और उस टाइम पर नोट्स पढ़ते हुए हमें लगता है कि हाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो याद ही है कि 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 है, चाहे वो याद हो भी नहीं। और फिर उस टाइम पर लगता है कि चलो इसके बाद से याद रह जाएगी,
अभी 15 मिनट बाद फिर पूछूं कि एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू थी, नहीं याद होती है ना। तो शॉर्ट नोट्स वाला चीज वो नहीं वो इफेक्टिव है ही नहीं। आप जितना जाओ क्वेश्चंस के थ्रू जाओ, अच्छे क्वेश्चंस को छांटो, सॉल्विंग कर रहे हो उसमें से हमने 3 कैटेगरीज डिसाइड की थी ना उसमें, कि जिन जो ऐसे डायरेक्टली हो जाती हैं कि ये तो आता ही था, वो तो हमें अगर आज आता कल भी आता ही है। अब अगर मेरे को पता है कि F = KQ1 Q2/R², वो अब मेरे को इतनी प्रैक्टिस मैंने कर लिया कि वो मेरे को याद रहेगा। अब मुझे दोबारा से नोट्स में जाकर के ये तो नहीं कंफ्यूजन होगी कि F = KQ2 Q1 था या Q1 Q2 था। वो तो हम खुद को परेशानी कर रहे हैं, है ना। और फिर उसके बाद हमने कैटेगरीज डिसाइड करी थी। फिर कैटेगरीज डिसाइड करके हमने देखा था कि अच्छे क्वेश्चंस को छांट लेना है रिवीजन के लिए, वो बहुत कुछ सिखाते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और एंड टू एंड सॉल्विंग कीजिए चीजों की, वो ज्यादा बेटर है। कैलकुलेशन अभी तो ऐसे लगता है कि हाँ कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ही तो है, और उसी में हम फिर गड़बड़ करते हैं पेपर के टाइम पर। तो सॉल्व कीजिए अच्छे से, जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी ज्यादा करनी है, क्योंकि जो आप इस प्रोसेस से सीख रहे हैं वो वही चीज है, मेहनत करना ही सीख रहे हैं। ठीक है जी, डन है। पूरे प्रोसेस से मेहनत करना ही सीख रहे हैं, और एक बार वो सीख लिया तो फिर आगे नहीं फर्क पड़ता है क्या है, चाहे फिर वो 18 मई का दिन हो, चाहे फिर वो उसके 10 दिन बाद रिजल्ट वाला दिन हो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। पूरी लाइफ के लिए जो हम चीज सीख रहे हैं वो यही है। ठीक है, अब पॉइंट क्या है पूरी चीजों का, खुद को क्लैरिटी के साथ बिठा करके खुद को क्लैरिटी में लाना है पहले, कि मेरे को करना ये है पर मेरे लिए ये सुटेबल है, मेरे को इसको हल्का सा ऐसे मॉडिफाई करना है, मेरे को अपने प्लान को ऐसे इंक्लूड करना है कि मेरी चीजें मैं अपनी ऐसे वो फोकस जिस चीजों पर मेरे को करना है वो भी करूँ और मैं ये भी करूँ, और ऐसे मेरा डन हो जाए। अपने चीजें एकदम सॉर्ट कर दीजिए, ऐसे एक वर्ड होता है जीरो इन कर लीजिए चीजों पर, कि हम ऐसे बहुत ऊपर से देखते हैं ना कि ये भी करना है, कि ये वाले YouTube प्लेलिस्ट भी करनी है, लास्ट के लास्ट ईयर वाली, ये गॉड टीचर का ये इन्होंने पढ़ाया हुआ है ये भी करना है। वो सब चीजों में हम खुद को इतना ज्यादा उलझा लेते हैं कि बहुत परेशान कर लेते हैं। अपने रिसोर्सेज फिक्स करो और बस मेहनत करो, डन। हाँ स्वयं कैलकुलेशन वाले पार्ट में हमेशा ये चीज सीखनी होती है कि क्यों हम उसको ऐसे बेटर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डन है, सॉर्टेड है चीजें। हाँ आ रहे हो, ये वाली चीज कर लेते हैं। ओके, फॉर्म फिलिंग वाला पार्ट अभी आज से ही आप चाहे स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आपके जो बेसिकली कल के जो आप टारगेट सेट कर रहे हो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आज से ही करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो अपना रोज का ऐसे डेली का टाइम सेट कीजिए कि अभी बैठ करके ईओडी मेरा हो रहा है और अभी बैठ करके फॉर्म फिल करके चीजें रैप कर रहे हैं। रोज करना जरूरी है, कंपल्सरी है, नॉन नेगोशिएबल है। Discipline is an important and a non-negotiable element in the Kaizen process. Yes. Okay, चलो ठीक है, ये चीजें हैं, क्लैरिटी है पूरी। हाँ जी पलक दी। नहीं एकदम सही है, कंक्लूजन आपका बहुत प्यारा हो गया, सारी ही चीजें ऑलमोस्ट रिवाइज कर लिया है, गुरांश ने इतने प्यारे तरीके से सब बता दिया है, डन है। बाकी कोई डाउट्स वगैरह जो भी होंगे आप उसके ऊपर बैठकर पहले थॉट दीजिए, आप अगर अपने एंड पे ही इसको क्लियर कर सकते हैं तो आप क्लियर कर दीजिए, फिर उसके बाद अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्वेरी फॉर्म की ओर बढ़िए और उस पर पूछ लेना, ठीक है। और जो टारगेट्स डेली के लिए फाइल वाला है उसको हम कर देंगे डन, ठीक है। बाकी तो चलता है फिर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मुझे एक रिक्वेस्ट थी कि आप प्लीज मॉक एनालिसिस वाला जो पार्ट है काइजन वीकली वाले में, उसमें पेन पेपर का भी ऑप्शन दे दीजिए। ओके वो बहुत टाइम लग जाएगा उसको लिखने में। ठीक है, ओके ओके डन। ठीक है, ये चीजें कर लेते हैं, और थोड़ा पेपर पेन की तरफ रहते हैं ना, वो ज्यादा सही भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन है। ठीक है जी, इमेजेस वाला सेक्शन रहेगा ना, तो अगर ऐसा है मेजरली विल रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू टू कि अगर आप पेपर पेन पर जाएं, ठीक है। अब जो लोग पेपर पेन पर नहीं कर रहे होते हैं, जो नॉर्मली ऐसे वो टाइप्ड वाला फॉर्मेट चाह रहे थे, ठीक है, आप अपने जैसे फॉर एग्जांपल टेलीग्राम के सेव्ड मैसेजेस में आप नॉर्मली टाइप कर लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट एज एन इमेज अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोनों का सॉर्टेड रह जाएंगी चीजें। ओके ठीक है, फिर अभी रैप करते हैं, फिर चलते हैं, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। एंड फुल फॉर्म में आकर के चीजों से कर लीजिए शुरू, चाहे आपका डेली प्रोग्रेस वर्कबुक है, प्रोग्रेस वर्कबुक
इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत चीजें आप रियलाइज करेंगे। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना एंड Yes. करते हैं फिर शुरू। Okay. Okay, Bye जी। guys. Take care. ओके, टेक केयर।